नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उन बड़ी राष्ट्रीय संस्थाओं की जो हमारे देश की नींव हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या बस ये जानने के लिए कि हमारा देश चलता कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इन संस्थाओं को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है, एक राष्ट्र का ऑर्केस्ट्रा। सोच कर देखिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा बिना एक अच्छे कंडक्टर और सही सुर वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नहीं चल सकता, वैसे ही एक देश को भी अपनी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए इनकी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जो देश की आर्थिक धुन को ताल देता है, यानी भारत की वित्तीय रीढ़। इस सेक्शन में हम 4 बड़े खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे। आरबीआई, जो हमारी करेंसी को कंट्रोल करता है। सेबी, जो शेयर बाजार पर नजर रखता है। नाबार्ड, जो खेती किसानी को सपोर्ट करता है। और एनएचबी, जो हाउसिंग सेक्टर को देखता है। देखते हैं कि ये सब मिलकर देश की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये रही देश की कुछ टॉप फाइनेंशियल बॉडीज की एक झलक। आरबीआई के हेड हैं संजय मल्होत्रा, सेबी की कमान माधवीपुरी बुच के हाथों में है और नाबार्ड को शाहजी केवी लीड कर रहे हैं। और एक बात नोटिस की, इन सब के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जो बताता है कि मुंबई असल में देश की फाइनेंशियल कैपिटल क्यों है। अब आरबीआई की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी नींव 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रखी गई थी। 1935 में यह बना तो कलकत्ता में था, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी की। इसकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। 1987 में ये आरबीआई की एक सब्सिडियरी के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब इसकी पूरी ओनरशिप भारत सरकार को दे दी गई। तो अब ये एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड संस्था है। चलिए अब ऑर्केस्ट्रा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो इनोवेटर्स और प्रोटेक्टर्स हैं जो भारत के टेक्नोलॉजिकल और डिफेंसिव फ्यूचर की धुन तैयार कर रहे हैं। यहाँ हमारे साइंटिफिक पावर हाउसेज हैं। इसरो, जिसे वी नारायणन लीड कर रहे हैं, बैंगलोर से भारत के स्पेस ड्रीम्स को पूरा कर रहा है। वहीं डीआरडीओ और आईसीएमआर दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और एक खास बात, आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई थी। मतलब ये इस लिस्ट की सबसे पुरानी और अनुभवी संस्थाओं में से एक है। इसरो की कहानी तो सच में कमाल की है। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के लीडरशिप में इनस्कोपार के नाम से ये शुरू हुआ। 1975 में इसने रूस की मदद से अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की। और आज ये श्रीहरिकोटा से अपने खुद के रॉकेट्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। क्या जबरदस्त सफर रहा है आत्मनिर्भरता का। तो डीआरडीओ आखिर बना कैसे? हुआ ये कि 1958 में भारत ने अपनी डिफेंस रिसर्च को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 3 अलग-अलग डिफेंस संगठनों को एक साथ मिला दिया गया और उसी से बना वो संगठन जिसे आज हम सब डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। अब आते हैं उन संस्थानों पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की लय को तय करती हैं, पॉलिसी प्लानिंग से लेकर हम जो खाना खाते हैं उसकी सेफ्टी तक। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव था। देखिए, 1950 वाला जो प्लानिंग कमीशन था, वो एक टॉप डाउन मॉडल था। मतलब केंद्र नीतियां बनाता था और राज्यों को उन्हें लागू करना होता था। लेकिन 2015 में आया नीति आयोग, जो एक थिंक टैंक है। ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, जिसमें राज्यों को बराबर का पार्टनर माना जाता है। ये गवर्नेंस के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये कुछ और रेगुलेटर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ट्राई ये पक्का करता है कि हमारे फोन कॉल्स और डेटा के रेट्स फेयर हों। एफएसएसएआई हमारे खाने की क्वालिटी पर नजर रखता है। और बीआईएस ये सर्टिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं वो सेफ और भरोसेमंद हैं। और अब आते हैं ऑर्केस्ट्रा के सबसे अहम हिस्से पर, वो संवैधानिक संस्थाएं जो भारत के लोकतंत्र की धुन को बनाए रखती हैं। इन्हें लोकतंत्र का गार्डियन भी कह सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे चुनाव फ्री एंड फेयर हो। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी, जो सरकार के एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। और सीबीआई, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। और एक और दिलचस्प बात, सीएजी का पद 1858 से है। सोचिए, ब्रिटिश राज के समय से। यहां एक बड़ी खास बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी दोनों के लिए कार्यकाल का नियम एक जैसा है। 6 साल का टर्म या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले पूरा हो जाए।
ये इसलिए है ताकि उनके पद की स्वतंत्रता और स्थिरता बनी रहे। और इनकी ताकत सीधे हमारे संविधान से आती है। आर्टिकल 324 सीईसी को स्वतंत्र चुनाव कराने का अधिकार देता है, तो वहीं आर्टिकल 148 से 151 सीएजी को सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करने का अधिकार देते हैं। इसीलिए सीएजी को देश का फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहा जाता है। और यह है सीबीआई का पावरफुल मोटो, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी, यानी उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द ही इस संस्था के मूल सिद्धांत हैं और उस भरोसे को दिखाते हैं जो देश इस पर करता है। तो इतने सारे नाम, तारीखें और शॉर्ट फॉर्म्स के बाद मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही संस्थाएं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये ऑर्केस्ट्रा के वो साज हैं जो एक साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासन की एक खूबसूरत धुन तैयार करते हैं। इन संस्थाओं को समझना एक तरह से भारत की धड़कन को समझना है।